अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में लगने वाले रोगों की कैसे करें रोकथाम। अधिक दुग्ध उत्पादन की प्राप्ति हेतु दुधारू पशुओं का प्रबंधन। मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग की समस्या और उसका समाधान। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, इस समय उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में होगी और मौसम में उतार चढ़ाव के कारण फसल पर कुछ रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा होगा। यदि समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ेगा और इसीलिए इन रोगों से अपनी फसल को कैसे बचाएं, इस विषय पर विस्तार से बता रहे हैं गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह सहारण। देश के किसान गेहूं के उत्पादन के लिए परंपरागत बीज का उपयोग करते आ रहे हैं। दिसंबर माह में प्रदेश के किसान 90% तक बिजाई कर चुके हैं। इस मौसम में प्रदेश में 118 लाख टन गेहूं उत्पादन लक्ष्य है, जबकि वर्ष 2015 में करीब 102 लाख टन गेहूं उत्पादन हुआ था। गेहूं की फसल के बारे में मैं किसान भाइयों आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो गेहूं की फसल है, अब जो समय से बिजाई आप कर चुके हैं अच्छी किस्मों की, जैसे कि HD 2967, WH 1105, DBW 88, जो ये फसलें समय से आपने बिजाई कर रखे हैं, तो अब पहला पानी भी इन फसलों में आपने लगा दिया होगा। उसके बाद जैसे कि मौसम की जो अनुकूलता है वो फसल के लिए भी अच्छी है। दूसरा ये देखा जाता है कि उससे बीमारियों का कोई अंदेशा तो नहीं है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश का अन्नदाता दिन रात और ठिठुरती ठंड में गेहूं के उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। गेहूं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। कुछ बीमारियां तो जब आपने बिजाई करी, अगर बीज में कोई रोग है उसकी वजह से आती है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जो कि हवा से उड़ के दूसरी जगह से आ जाती है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा गेहूं की बिजाई के बाद फसलों में होने वाली पीला रतवा व अन्य बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। रतवा रोग 3 तरह के होते हैं। अपने इस एरिया में, हरियाणा के में और पंजाब हिमाचल में पीला रतवा, जिसको येलो रस्ट बोलते हैं, पीला रतवा का प्रकोप 3-4 सालों से देखने में आया है। इस साल जो ये किस्में हैं, इनमें पूरी तरह से रोग प्रतिरोधिता नहीं है, तो इनमें पीले रतवा आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी फसलों का अच्छी तरह से ध्यान रखें, समय समय पर जांच करें और हम समय पर उसका रोकथाम के उपाय करें, तो हम नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं। पीला रतवा का जो रोग है वो एक फफूंद के कारण होता है। ये फंगस है और ये फंगस मिट्टी में नहीं रहती, ना बीज में रहती है। ये केवल अपने होस्ट पे जो वीट है या ग्रास है उन पे रहती है। जब मौसम अनुकूल होता है तो ये फंगस के स्पोर दूसरी जगह से, पहाड़ों से उड़कर अपने जो यमुनानगर का एरिया है आसपास का, उसमें पहले आ जाती है। जब ये बीमारी आती है तो पत्तों पे आपको अच्छी तरह से निगरानी करनी पड़ेगी
और उस पर आपके हल्दी जैसा पाउडर नीचे पत्तों पे देखने को मिलेगा। आप इसकी को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वास्तव में ये पीला रतुआ है या वैसे ठंड की वजह से पत्ते पीले पड़ गए हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप पत्तों को अपनी उंगली से छुएं और जब अगर आपकी उंगली पर पीला रंग का आ जाए, हल्दी जैसा रंग आपकी उंगली पे आ जाए, तो आप समझो ये पीला रतुआ है। नहीं तो ये ठंड की वजह से, क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उसकी वजह से भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये पीला रतुआ है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने नज़दीक के कृषि अधिकारी से या गेहूं अनुसंधान निदेशालय में मेरे से या दूसरे वैज्ञानिकों से तुरंत संपर्क करें और इसकी रोकथाम का उपाय करें। आप इसकी रोकथाम जैसे पिछले वर्षों में भी करते आए हैं, तो आप दवाई का नाम है प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल के नाम से कई तरह के ब्रांड आते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि अच्छी दवाई खरीदें। प्रोपिकोनाजोल 25 EC यह दवाई का एक प्रकार टिल्ट है। तो आप इस दवाई को 1 ml 1 लीटर में घोल बनाकर जहाँ पे बीमारी आई है वहाँ पे छिड़काव कर दें। तो 1 एकड़ के लिए 200 ml दवाई 200 लीटर पानी में पर्याप्त है। अगर आप शुरू में ही आप अपनी फसल की निगरानी करेंगे तो उससे आपको एक तो कम दवाई लगेगी और ये बीमारी आगे नहीं फैल पाएगी, और हमारे प्रांत की, देश की जो पैदावार है वो सुरक्षित रहेगी और आप भी अपना अच्छा फ़ायदा ले सकेंगे। और इस बारे में मैं इसलिए भी आपको कहना चाहता हूँ कि अब जैसे मौसम अनुकूल चल रहा है इस बीमारी के, तो आप ज़रूर अपने खेत में जाइए, क्योंकि पंजाब में 2 जगह पे ये बीमारी रिपोर्ट हो चुकी है 18 दिसंबर को, और इसलिए ये बीमारी आगे ना फैले, हिमाचल से, पंजाब से, अपने हरियाणा प्रांत में और ज़्यादा ना आए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपने खेतों की जांच ज़रूर करें, और जहां पे आपको इस बीमारी का अंदेशा लगता है उसको अच्छी तरह से जांच परख कर और आप अपना इसका रोकथाम करें। डेयरी व्यवसाय को अपनाकर प्रदेश के अधिकतर किसान काफी मुनाफा कमा रहे हैं, और उन्हीं किसानों में से एक हैं हिमाचल प्रदेश के गुलाम नबी, जो कि डेयरी व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। और इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए वो दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। हमारे देश के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय करते ही हैं, और इस व्यवसाय से वे काफी मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, पशुपालन करते समय मौसम के अनुसार कुछ आवश्यक प्रबंधन कार्य करने जरूरी होते हैं, जैसा कि पशुओं के लिए आवास एवं आहार की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना आदि। जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रहने वाले किसान गुलाम नबी ने अपने पशुओं की देखभाल करते हुए बताया कि अभी मेरे पास लगभग 20-25 भैंसे हैं, और हम इनका देखभाल इस तरह से करते हैं। 3 बार इनको घास डालते हैं और 2-3 बार इनको पानी पिलाते हैं, और इनको खड़ वगैरह लाते हैं, फीड वगैरह लाते हैं, और इनके हम सुबह शाम दिन भर रात भर पूरी कोशिश से इनको हम पालते हैं। इनको हम घास जो होता है, मक्की होती है, जो मक्की का जो होता है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कुकड़ियाड़ा, वो होता है, वो इनको डालते हैं। और अपनी पराली जो पंजाब से लाते हैं वो डालते हैं, और जो अपना देसी घास होता है या हमारी इनका हाथों का होता है, जो उनसे उसका काट कर उसको हमने इकट्ठा किया होता है, तो जब बारिश जड़ी होती है तो उसको हम इनको यूज करते हैं। हम इनको खाद फीड जो होती है वो मिक्स करते हैं, मिक्स करके इनको डालते हैं। किसानों को प्रतिदिन अपने पशुओं को 6 किलोग्राम सूखा चारा, 15 से 20 किलोग्राम तक हरा चारा खिलाना चाहिए। इसके अलावा अपने पशुओं को संतुलित आहार की मात्रा भी देना चाहिए। इस संतुलित आहार में दाना और खनिज लवणों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। पशु दाने के निर्माण में उत्तम अनाज, तेल, खली, वारमिल, भूसी, सीरा, नमक और खनिज लवण तथा विटामिनों का प्रयोग किया जाता है। यह संतुलित आहार पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है। गुलाम नबी जी ने दुधारू पशुओं के आवास एवं उसके साफ सफाई के बारे में बताते हुए कहा कि इनका गोबर होता है, जो इनके सफाई का काम होता है, सारी फैमिली करती है। जो इनका गोबर होता है वो उठाकर हम खेत में ले जाते हैं, वहाँ पे खाद की जगह इसको यूज करते हैं। पानी का प्रबंध है वो हमारे यहाँ पे नया चल रहा है,
तो दरिया पे हम 2 टाइम को इनको यहाँ से ले जाते हैं भैंसों को, और वहाँ पे पानी पिलाते हैं, पानी पिला के इनको घर पे लाते हैं। गुलाम नबी जी ने दुधारू पशुओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया कि दुधारू पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध को बाजार में बेचकर वो काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जो भैंसें हैं इनमें 20-25 भैंसों में से हमारे 4-5-6 भैंसें जो है वो दूध दे रही हैं, जिनका एक भैंस के लगभग 4-5 किलो दूध होता है एक भैंस के अंदर। और जो दूध होता है कुल मिलाकर 25-30 किलो दूध जो है वो हम बाजार में बेचते हैं 25-30 रुपये के रेट से। और जो वहाँ से बेनिफिट होता है उसी से हम इनका पालन पोषण करते हैं, अपने बाल बच्चों का भी और अपने घर बार भी इसी पे चलाते हैं। इनका जो बेनिफिट है हमारे साल का वो लगभग 2 लाख का हो जाता है, और 2 लाख में से 1 लाख का 1-1.5 लाख का तो इनका लाख का घास हो जाता है, जो हम पंजाब से लाते हैं गुरदासपुर से। लाख का तो घास लग जाता है इनका, और 40-50 हज़ार की जो होती है वो खाल फीड जो हम दुकान से लेते हैं वो निकल जाती है, और बाकी जो है 40-50 हज़ार जो वो हमें इनसे बेनिफिट हो जाता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गियों में आने वाली बीमारियों में चिकन पॉक्स काफी नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है, और इस बीमारी के निदान का सर्वोत्तम उपाय बचाव ही है। तो ये बीमारी मुर्गियों में आती कैसे है और इसके प्रकोप से मुर्गी व्यवसाय को कितनी क्षति होती है, इस रोग से मुर्गियों को कैसे बचाया जाए, इन सब पहलुओं पर जानकारी लेते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि अरोड़ा से। एक ऐसा रोग है खासतौर से कुक्कुटों में जो कि इसी मौसम में होता है, और इस मौसम में यदि हम रोगों से बचाव कर लें तो हम काफ़ी आर्थिक लाभ ले सकते हैं, और जो हमारा दवाइयों पे और बचाव में खर्चा हो रहा है वो हम बचा सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख रोग है फाउल पॉक्स। तो ये जो है चेचक रोग जिसको कहते हैं कुक्कुटों में, और इसको कई बार चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि विषाणुओं से होती है। तो ये जो रोग है ये वैसे तो कम आयु वाले कुक्कुटों में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन ये बड़े वयस्कों में भी हो सकता है। अब आती है बात कि ये कितने रूपों में होता है। तो ये इसके कई 3 रूप हैं। एक होता है चर्म रूप जिसको हम कहते हैं कुटेनियस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी है डिप्थेरिक फॉर्म। तो जो डिप्थेरिक फॉर्म है ये नाक और ये सांस के उसमें गले में पाई जाती है। तीसरी है नेत्र या मुख वाली फॉर्म जिसमें खासतौर से नाक भी इन्वॉल्व होती है। तो 3 फॉर्म पाई जाती हैं। तो पहली जो फॉर्म हम बात करें लक्षणों की, तो पहली जो फॉर्म है वो है चर्म रोग की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, और खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि चेचक हो गई, तो हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्वचा में होगी ये। तो जो त्वचा वाली जो फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो रूप है इसमें सबसे पहले हल्के हल्के से कहीं कहीं खासतौर से जो दाने निकल जाते हैं, जो कि चेहरे पे भी हो सकते हैं और गुदा के पास हो जाते हैं, पेट में हो सकते हैं। तो जो दाने हैं, ये जो दाने हैं हल्के पहले धब्बे जैसे होते हैं, बहुत हल्के से लाल रंग के धब्बे जैसे उभरेंगे। तो जब ये धब्बे उभरेंगे तो उसके बाद जो धब्बे हैं ये थोड़े से दाना का रूप लेने लगते हैं। तब उसमें जो है खासतौर जब दाने लेने लगते हैं तब उसमें हल्का सा ज्वर आने लगता है।
जब ज्वर आने लगता है तो क्या होगा, उसको कुक्कुट को दिक्कत होगी, मुर्गियों को दिक्कत होगी, तो आहार खाना छोड़ देंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब दाने जैसे उभरे तो उन्होंने आहार खाना छोड़ दिया, तो वो झुंड से अलग हो जाएंगी, एक अलग फ्लॉक सी बना लेती हैं, सुस्त रहेंगी, आहार कम कर देंगी। उसके बाद ये जो दाने हैं ये आपस में मिलने लगते हैं, और कई बार ये दाने से भी पहले, कई बार मिलने से भी पहले, कई बार इसमें फफोले से भी पड़ने लगते हैं। तो किसी किसी जगह ये फफोले पड़ने लगेंगे, तो ये फफोले जब पड़ते हैं तो कई बार इसके फटने का भी डर रहता है। नहीं तो ये जो फफोले हैं ये मिल करके एक मस्सा जैसा बना देंगे, तो कई सारे मस्से उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। बड़ी वयस्कों में है तो बिल्कुल अंडा देना बंद कर देती हैं मुर्गियां। अब तक तो थोड़ा बहुत जो दे रही थी अब बिल्कुल बंद कर देंगी, और आहार बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। कई बार तो ये गिर भी पड़ती हैं, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, कई बार इस समय भी हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मवाद पड़ने लगता है, पस आने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि और यहाँ से रोग भी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मवाद है, एक से छूत का रोग है, घातक रोग है, तो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है, तो तेज ज्वर भी होता है। अब इसके बाद कई बार ये यदि हम ध्यान नहीं देते या उस नहीं देते तो कई बार ये अगले रूप में भी बदल जाता है, जैसे कि सूखने लगता है कई बार, और ये जो पपड़ी खुरंट जैसा बनने लगता है। कि ये जो पपड़ी है या ये जो खुरंट है, ये ही रोग फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे की डिप्थेरिक फॉर्म जिसको कहते हैं, इसमें गले में, मुंह में वही दाने हो जाते हैं लाल लाल रंग के, कई बार छाले पड़ जाते हैं, और जो है आहार, छाले और मुंह में की वजह से बिल्कुल आहार बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आहार बनने के कारण, बंद करने के कारण बिल्कुल भार में कमी हो जाती है, बिल्कुल इसमें मृत्यु तक हो सकती है, जो कि 50% तक मृत्यु दर पहुंच सकती है। तीसरा जो फॉर्म है वो आता है जो नेजल फॉर्म या गले के ऊपर, आंख में खास तौर से। तो नेत्र वाला जो है उसमें क्या होता है, आंख में वही दाने और वो समझ आता है, और आंख में बिल्कुल मवाद सा हो जाता है, गंदा पानी गिरने लगता है, गंदा गंदा स्राव होने लगता है, साथ साथ जो मुर्गियां हैं वो अंधी तक हो जाती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब इसका बचाव या हम इसका उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका जो है 6 से 8 सप्ताह में इसका एक टीका लगवा दें, और ये टीका जो है यदि हम लगाने के बाद वो हमेशा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता रहती है, तो जिससे मुर्गियां हमेशा बची रहेंगी, तो जिससे ये रोग आगे नहीं फैलेगा। अब आती है, जैसे मैंने बताया, बहुत छूत का रोग है, और कैसे बचाएं। यदि ये फैल रहा है तो बिल्कुल अलग कर दें उन चूजों को, और उन मुर्गियों को स्वस्थ उनसे, और साथ साथ वहाँ चूना डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और नमी ना होने दे। जैसे मैंने बताया जाड़ों में ये रोग फैलता है, मौसम भी जाड़े का है, तो ऐसे में जिन्होंने मुर्गी पाल रखी है तो सफाइयों का, ठंड से बचाव का विशेष ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि वही बात की उम्र जो है उसका ध्यान रखें कि एक एज ग्रुप की, एक जो छोटे चूजे हैं उनको एक साथ, उससे जो बड़ी उम्र के हैं उनको एक साथ अलग अलग रखें, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें साफ ताजा पानी दें। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस पर्सन को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पट्टी कलियाना, जिला पानीपत के पालेराम छोकर ने। आप खारे पानी में सब्जियों के उत्पादन पर जानकारी चाहते हैं तो पालेराम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ पानी खारा उपलब्ध हो या खारी जमीन उपलब्ध हो, उसमें पोली हाउस लगाकर वो अच्छा उत्पादन ले सकता है। इस पोली हाउस में हमारी ये पहली शुरुआत है। ये हमने 3 सब्जियों से शुरू किया इसको। एक शिमला मिर्च है, दूसरी हरी मिर्च है और तीसरी टमाटर है। तो हमने इसको शुरू किया। इसका पीछे जो उद्देश्य, उसके पीछे जो उद्देश्य था हमारा, ये था कि एक किसान के खेत पर जिसके पास अच्छी मिट्टी नहीं है और अच्छा पानी नहीं है, खारा पानी उपलब्ध है, तो खारे पानी को उपयोग कैसे करे, वो कोई कुछ पैदा नहीं हो रहा, तो उस परिस्थिति में पोली हाउस लगाकर उस खारे पानी को कितनी सीमा तक उपयोग कर सकता है और अपना फसल उत्पादन ले सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ हमने 6 सिंचाई जल के ट्रीटमेंट रखे हैं, उपचार रखे हैं हमने। इसमें अच्छा पानी 2 जैसे सीमन 4, 6, 8 और 10। पहले पोली हाउस में इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है नहीं के बराबर ही हुआ है। तो हमने इसमें शुरुआत की कि इसमें किस हद तक ये टॉलरेट कर सकते हैं। और इसमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी ध्यान रखा इसमें कि जो पानी या तो उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध खारा पानी है, तो ज़्यादा खारा पानी है तो उसको मिक्स कैसे करें, जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्टिंग करके। तो इसका जो एरिया, जितना भी पोली हाउस का एरिया है, उसको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमने प्रोविजन रखा हुआ है। तो इस पर जितना भी पानी गिरता है बारिश में, वो सारा पीछे इकट्ठा होता है और उस पानी को हम, खारा पानी उपलब्ध है तो उसके साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं काम में, और अगर काफ़ी उपलब्ध है तो सीधा तो ले ही सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि विषम परिस्थितियों में, यानी खारा पानी के साथ में सब्जी उत्पादन लेना। इसमें हमने शिमला मिर्च और हरी मिर्च की जो प्लांटिंग की है वो 4 अगस्त को की है, और जो नर्सरी तैयार करवाई थी हमने सब्जी केंद्र घरौंडा से करवाई थी। ये नर्सरी तैयार, पौधे से पौधे की दूरी है 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी है 45 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें शुरुआत की, उसमें इन तीनों क्रॉप में हमने ये ट्रीटमेंट दिए। 1 सप्ताह में 2 इरिगेशन देते हैं हम इसमें, ड्रिप के थ्रू इरिगेशन है। ड्रिप के थ्रू इसमें वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है, रिकमेंडेड डोज जो है वो सभी क्रॉप में बराबर जा रहा है। 1 हफ्ते में 2 बार हम सिंचाई करते हैं इसमें। तो इसमें हमारे अभी तक का जो रिजल्ट है, ये क्रॉप शिमला मिर्च और हरी मिर्च 4 महीने की हो गई है। 4 महीने में अभी तक हमने, अभी तो मैं सभी ट्रीटमेंट के आपको मिला के बताऊंगी, 6 ट्रीटमेंट में हमने एक क्रॉप में टोटल इस पोली हाउस का जो एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर, यानी कि 10 मीटर ये चौड़ा है और 30 मीटर लंबा है। इसमें हमने 9 मीटर के 3 क्रॉप में बांट दिए हैं। तो 9 मीटर यानी कि एक क्रॉप में देखें तो 90 स्क्वायर मीटर होता है। अब इस 90 स्क्वायर मीटर में टोटल जो प्रोडक्शन अभी तक हमारा हो गया है, इसमें 101 क्विंटल 65 किलोग्राम शिमला मिर्च की हमने तोड़ाई कर ली है। उसमें से सबसे जो अच्छा उत्पादन आया है वो हमारा ये 6 EC के ट्रीटमेंट में आया है, और उसके बाद में आया 8 EC के में, उसके बाद में ये इसमें 4 EC के में, और उसके बाद में अच्छे पानी के साथ में और ये 2 EC के साथ में। तो यानी कि शिमला मिर्च जो है 6 EC तक तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, उसके बाद में 8 EC तक, यानी कि हम 8 EC तक भी अगर उपयोग करें तो अच्छा, अभी जो रिजल्ट है, अभी तक रिजल्ट है उसमें अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, फिर रही हमारी से हरी मिर्च। तो हरी मिर्च में क्या है कि हरी मिर्च में भी रेस्पॉन्स, इनका जो असर है खारे पानी का अभी तक कम है, लेकिन अभी जब हमने 4 तुड़ाई कर ली इसमें, तो इसमें 1 क्विंटल और 25 किलोग्राम हरी मिर्च हम तोड़ चुके हैं। तो उसमें से अभी अच्छे पानी में सबसे अच्छा यील्ड है, 2 EC में फिर उससे कम है, और 6 EC तक काफ़ी असर कम है, 8 में और 10 में थोड़ा ज़्यादा असर है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक का जो रिजल्ट है, यानी कि जो डाटा मिले हमें, उससे हम ये किसान को हम ये बता सकते हैं कि पोली हाउस लगाकर जहाँ पानी खारा उपलब्ध हो या खारी ज़मीन उपलब्ध हो, उसमें पोली हाउस लगाकर वो अच्छा उत्पादन ले सकता है। और दूसरी क्रॉप बाहर जो ओपन फील्ड में होती है वो क्रॉप नहीं आती है खारे पानी में, लेकिन पोली हाउस में लेके हम उतने खारे पानी से, उससे भी ज़्यादा खारे पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपके पास खारा पानी उपलब्ध है तो उसमें आप पोली हाउस लगाइए। इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, पोली हाउस लगाने के लिए करीब 65% सब्सिडी मिलती है,
और उसके बाद में जो है जो 35% अमाउंट होता है उसमें भी कुछ 80% के करीब बैंक भी लोन देता है, बैंक सहायता करता है। तो अगर ये छोटा एरिया है, अगर 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में यानी 1 किले में अगर किसान लगाना चाहे पॉली हाउस, तो उसके लिए करीब करीब जो कीमत आती है वो करीब 33 से 34 लाख के बीच में आती है। और उसमें से अगर हम सरकारी तरफ से सब्सिडी निकाल दें और बैंक लोन निकाल दें तो 1 किले में जो फार्मर को शुरुआत में अपने जेब से लगाना पड़ता है वो करीब करीब 2 लाख के आसपास लगाना पड़ता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बाजार मांग के अनुसार किसान भाई कैसे तैयार करें अच्छी क्वालिटी के गुड़। किसानों के लिए बटेर पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatar.hp@the-et.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।